गुड मॉर्निंग। और वही सारी वही सारी इस मैटर एंड स्प्योर स्टार्ट किया था बेटा लास्ट टाइम, है ना। क्लासिफिकेशन मैंने करवा दी थी आपको इस मैटर एंड स्प्योर के अंदर। बताओ, समझ में आ गया था? क्लियर हो गया था लास्ट टाइम? बता। कहाँ पे डाउट आ रहा था? कहाँ डाउट आ रहा था ये तो बताओ। कहाँ डाउट आ रहा था बेटा? रिवाइज तो हो ही गया था यार। हम्म। कहाँ पर डाउट आया था? मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है दो पार्ट्स में, दो तरह से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो फिजिकली और एक केमिकली। फिजिकली मींस आप देख करके बता सकते हैं कि वो जो मैटर है या तो कौन से स्टेट में है, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर केमिकली आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है या एक इम्प्योर है, एक मिक्सचर। अगर वो एक प्योर सब्सटेंस है तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंगल टाइप के एटम्स या सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होंगे। और अगर वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है तो उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे। बट कंपाउंड के अंदर भी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, बट वो मिक्सचर नहीं होता। उसका रीजन क्या है? बिकॉज कंपाउंड्स के अंदर जो भी चीजें, जो भी एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने CO2, सी और ऑक्सीजन, जैसे हमने क्या जोड़ना है, हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन जोड़ना है। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन जोड़ना है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ये दोनों ही प्योर है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये दोनों ही एलिमेंट है। अब अगर इनको कंबाइन करना है तो इसके दो रिजल्ट आ सकते हैं कंबाइन करने में। या तो हमें कंबाइन करने के बाद ये एक मिक्सचर मिले, या फिर कंबाइन करने के बाद ये एक कंपाउंड मिल जाए, प्योर सब्सटेंस मिल जाए। अगर हम इसको इस रेशियो में कंबाइन करते हैं कि CO2, या फिर हम CO बना लेते हैं, जो अपने को पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बनेंगे प्योर सब्सटेंस। ये बन जाएंगे प्योर सब्सटेंस, दे बोथ आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये बनेंगे आपके प्योर सब्सटेंस।
बट अगर हम इनको किसी भी रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, अपने को नहीं पता, हम किसी भी रैंडम किसी भी रेशियो में इसको मिक्स किए जा रहे हैं, लाइक हमने C3O बना दिया या हमने CO7 बना दिया, ऑब्वियसली अपने को पता है कि इस तरह के कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हालांकि ये हमने मिक्स तो कर दिया, तो ये बनेगा मिक्सचर, ये मिक्सचर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, जिस रेशियो में वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। अगर हमने रैंडमली मिला दिया, किसी को भी जोड़ करके किसी को भी मिला दिया, तो एक मिक्सचर ही बनना है। जैसे कि मैंने मिक्सचर का एक और एग्जांपल दिया था कल, मैंने आपको बताया था कि हमने क्या बनाना है, हमने लिमोनेड बनाना है। लिमोनेड का मतलब क्या होता है, हमने नींबू पानी बनाना है। तो लिमोनेड बनाने के लिए अपने को चाहिए वाटर, ठीक है, और प्लस क्या चाहिए, लेमन जूस, ठीक है। अब इससे जो आउटकम निकलेगा वो हमेशा मिक्सचर ही निकलेगा, वाटर प्लस लेमन जूस से। ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बनेगा तो मिक्सचर। क्यों? क्योंकि आप इसको किसी भी रेशियो में मिलाओ। मिक्सचर्स कब बनते हैं, जब दो सब्सटेंसेस को आप किसी भी रेशियो में मिलाते हैं, रैंडम आप किसी भी रेशियो में मिलाइए, वो आपको एक मिक्सचर दे देते हैं। जैसे कि वाटर और लेमन जूस को अगर मैं 1 ml, इसको अगर मैं 10 ml वाटर में 1 ml मिलाऊं लेमन जूस, 10 ml वाटर में 2 ml मिलाऊं, या 3 ml मिलाऊं, 4 ml मिलाऊं, या 10 ml में 10 ml मिला दूं, तो भी अपने को एक मिक्सचर मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी कि कंपाउंड में भी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, बट दे कंबाइन इन फिक्स रेशियो, इसीलिए वो एक प्योर सब्सटेंस है। एंड मिक्सचर्स में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, किसी भी रेशियो में उसको मिलाइए, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाइए, आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, एक मिक्सचर मिल जाएगा। तो क्या ये चीजें क्लियर है? रेशियो अनडिफाइंड कैसे रहेगा, वो अपने को पता रहता है ना। जब मैं आपको वाटर का फॉर्मूला कहता हूं, तो आप वाटर को लिखते हो H2O, ठीक है। कोई वाटर को H3O तो नहीं लिखता, H4O2 तो नहीं लिखता, वाटर मतलब H2O, इसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, इसका रेशियो फिक्स्ड है। अनडिफाइंड रेशियो मतलब क्या होगा कि मैंने मिला दिया H4O7, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ये मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, ये एक मिक्सचर मिलना है, इसका रेशियो फिक्स नहीं। मतलब इस रेशियो में कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, कोई प्योर सब्सटेंस नहीं बन रहा, आपने रैंडमली किसी को भी मिला दिया। हाँ, अगर वो किसी भी केमिकल, अगर वो फॉर्मूला बन रहा है, अगर वो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला बन रहा है, तो मतलब वो एक प्योर सब्सटेंस है। जबकि अगर वो फॉर्मूला नहीं बने तो वो एक मिक्सचर है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो एक फॉर्मूला बन जाए तो वो एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं बने तो मिक्सचर होगा। फिर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि अपने पास अगर हम एलिमेंट्स को डिवाइड करें, तो एलिमेंट्स अपने पास क्या आ रहे थे, एलिमेंट्स अपने पास क्या थे कि डिवीजन उनका आ रहा था। जब उनको डिवाइड कर रहे थे तो दो तरीके से वो उनका डिवीजन शो हो रहा था। ठीक है, दो तरह से एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, पहला डिवीजन था। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो भाई अगर अपने पास हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बेस पर जो क्लासिफाइड थे वो कौन कौन से क्लासिफाइड थे। स्टेट का मतलब या तो वो सॉलिड होगा एलिमेंट, या तो वो लिक्विड होगा, या फिर वो एलिमेंट क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। क्या ये बात क्लियर है कि अगर हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, मैंने कोई भी एलिमेंट देखा रैंडमली, मैं कोई भी एलिमेंट देख रहा हूं,
अब वो एलिमेंट को मैं दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं, देख करके, फिजिकली सेंस करके कि ये जो मार्कर है, ये जो भी एलिमेंट है, सपोज ये कार्बन एक एलिमेंट है तो ये सॉलिड है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट, जैसे आयरन की रॉड है, ये पूरा एक आयरन है, तो मेरे लिए ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के बेस पर या तो वो एक मेटल होगा, जैसे आयरन की रॉड है तो वो एक मेटल हो जाएगी, या तो ये एक मेटल हो जाएगी, ठीक, या फिर ये एक नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये नॉन मेटल्स हैं, या फिर ये एक मेटलॉइड हो जाएगा। अभी हम इन तीनों पे बात करेंगे, ठीक है। इतनी कहानी आपको क्लियर हुई, ठीक। अब अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट की अगर बात की जाए भाई, तो फिजिकल स्टेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। वहां पर हमने डिटेल में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ा है। अब अपने को प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, और उसके बाद एलिमेंट वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे कंपाउंड में, और फिर एलिमेंट कंपाउंड दोनों में डिफरेंस बनाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर किस तरीके से चलेगा, सिंपल सी बात है, चैप्टर चलेगा आपका, जो क्लासिफिकेशन मैंने लिखवाया है 50% चैप्टर उसके ऊपर है, और जो सेपरेशन टेक्निक्स है 50% चैप्टर उसके ऊपर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स, और फिर हम उसमें क्या डिफाइन करेंगे, कंपाउंड, और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बैलेंसिंग इक्वेशन अभी आपके पास नहीं है सिलेबस के अंदर, धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, उसको सही समय आने पे आपको बताएंगे, ठीक है। रैंडमली अगर हम कहीं भी मूव करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा उसका, ठीक है। ये अपने को अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखते हैं। नोट्स आपको मैं कंप्लीट चैप्टर के ही आज भेज दूंगा, ऑलरेडी मेरे पास कंप्लीट चैप्टर के नोट्स हैं, तो वहां से फिर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाता हूं। अगर हम बात करें कि मेटल्स की बात करें, फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो मेटल्स, मेटल्स को डिफाइन करने के अपने पास दो तरीके हो सकते हैं। मेटल्स, मेटल्स को डिफाइन करने के अपने पास दो तरीके हो सकते हैं। कभी भी आपसे कोई मेटल की डेफिनेशन पूछे तो आप उसको ये बता सकते हो कि मेटल, एक तो आप फिजिकली उसको डेफिनेशन बताते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर malleable, ductile, hard and conduct electricity। आप यही बताते हो कि मेटल्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर malleable, ductile, hard, sonorous। मतलब आप क्या करते हो, एक डेफिनेशन में दो तीन चार उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर देते हो, उससे एक डेफिनेशन बना देते हो, ठीक है। दूसरा इसका ये बन सकता है कि आप केमिकली उसकी डेफिनेशन बनाओ। केमिकली आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे, कि मेटल इज एन एलिमेंट which have 1, 2 or 3 electron in their outermost shell and lose these electron to complete its octet। मतलब मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो यहां पर अपने को या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो अपने को दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या अपने को तीन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सिंपल, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में अपने को एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल दिए जाएं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं। जैसे अपने पास एक मेटल है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 के साथ। ये सबको लिखना सिखाया हुआ है कि किस तरह से लिखा जाता है। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 के साथ, इसका अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 281। क्या सब लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 281? मतलब इसमें तीन शेल्स हैं। 281 का मतलब इसमें कितने शेल्स हैं, तीन शेल्स हैं। एग्जाम्पल सोडियम, इसमें 281, इसमें तीन शेल्स आ रहे हैं। अब इसमें तीन शेल्स आए तो इसके लास्ट में, इसके लास्ट में ये जो शेल है,
इसको कहते हैं वैलेंस शेल। पहले तो इसका ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी शेल में है? दिस इज वैलेंस शेल, मतलब सबसे लास्ट वाली शेल। ये किस तरह से दिखाई दे रहा होगा? तो ये अपने को कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा कि एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट वाली शेल है, ये सेकंड वाली शेल है, ये थर्ड वाली शेल है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं इसको, पूरा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक आप समझ गए, इसको हम पूरा इस तरह से एक सर्कल बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ। अपने पास पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? पहली शेल में अपने पास एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है कि पहली शेल में अपने पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए? उस शेल का नाम क्या होता है? के शेल होता है। दूसरे शेल में अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी शेल में के एल एम, तीसरी शेल में अपने पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अब जो तीसरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली अपने वो उस इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर लेगा ताकि लास्ट में जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर पाए। वो भी मैं आपको लिखवा चुका हूं बेसिक में, जब हमने पढ़ा था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने से एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा किस तरह से कि इसने एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि दो तरह के आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एटॉमिक नंबर अभी भी 11 होगा। ठीक है। तो ये एक पहला एग्जांपल। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक Mg12 2A2। अगर हम इसका Mg2 पॉजिटिव बनाएं तो ये बनेगा 2,8, मतलब लास्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लूज हो गए। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल दें, लाइक एल्यूमिनियम 13 मतलब 283। अगर हम लास्ट के तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर लें इसके, तो ये बन जाएगा 28। इससे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्टेट को कंप्लीट करना मतलब अपने को लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए मेटल क्या करता है, अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और लास्ट में सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? जैसे जैसे सबके आयनिक को अगर मैं अंडरलाइन कर इस तरह से, तो आयनिक फॉर्म इस तरह से बन गई सबकी। आप सबके कैटायंस को देखिए, क्या जितने भी मेटल्स हैं ये, क्या ये सारे मेटल्स कैटायन बना रहे हैं? ये सारे मेटल्स कैटायन बना रहे हैं। Na कैटायन बना रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब कैटायन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कैटायन। तो मेटल्स are those elements which have 1, 2 or 3 electron in their outermost shell, and they lose these electron to complete their octet and form cation या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। तो कैटायन वो बनाते हैं। क्या ये एक डेफिनेशन हो सकती है मेटल्स की? ठीक है। हाँ, मेटल्स पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो मेटल्स को बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है, लाइक एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, बहुत सारे टाइप हैं। फिलहाल उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर है यहाँ पे? ये बता दो, क्या हम मेटल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? बाकी तो आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ यार, मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, ये तो सबको पता है। ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं। मिक्सचर कभी भी केमिकली बॉन्डेड नहीं होगा। अभी हम मिक्सचर की जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी उसमें। मिक्सचर्स में क्या होता है, सिर्फ वॉइड के बीच में पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। सही, क्लियर।
अच्छा, ये मेटल की कुछ केमिकल डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। अब आगे अगर इसमें बढ़ा जाए तो आगे बढ़ने पे पता लगता है कि इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं मेटल्स की, जो कि आई थिंक आप सबको ही इसके बारे में नॉलेज होगी कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की। तो वन बाय वन अगर हम इसको डिस्कस करें तो पहला अपने पास जैसे मेलिएबिलिटी आ जाती है। मेलिएबल का मतलब ये थिन शीट्स बनाते हैं। मेलिएबल टर्म का मतलब क्या होगा कि मेलिएबिलिटी का मतलब आप किसी मेटल को लेकर के थिन शीट बना रहे हैं। ठीक है, किसी मेटल को लेकर के आप क्या बना रहे हैं, थिन शीट बना रहे हैं। इस तरीके से पतली सी शीट आपने बना दी तो इसको कहते हैं मेलिएबल। ठीक है, पतली सी शीट आप बना देते हैं हैमर से पीट पीट करके, उसकी पतली शीट बना देते हैं। और अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो अपने पास यहाँ पर गोल्ड यानी एयू लिख रहा हूं, मैं सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं एयू गोल्ड। ये भी मैं पहले ही लिखवा चुका हूं सबको कि जो लैटिन टर्म्स होते हैं, जो ग्रीक वर्ड होते हैं, उसमें एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है। गोल्ड होगा ओरस, तो उसको एयू लिखा गया। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक पढ़ाया था एक हफ्ते कि जो भी अब ऐसे टर्म्स बीच में यूज होंगे आप उसको समझ पाओ। तो एयू मतलब गोल्ड आ जाएगा। और गोल्ड एक बहुत अच्छा मेलिएबल होता है, आप उसकी बहुत थिन शीट्स बना सकते हैं, बहुत पतली शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी सबको पता है कि हम उससे क्या बना सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं, पतली सी वायर्स हम बना सकते हैं। और इस तरह की अगर हम थिन वायर बना रहे हैं तो एग्जाम्पल इसमें भी सबसे अच्छा जो डक्टाइल होता है गोल्ड होता है जैसे, और इसमें जैसे सिल्वर आ सकता है, एल्यूमिनियम आ सकता है, इनकी थिन शीट्स बनाई जाती है। और तीसरा अगर हम पढ़ें कि ये क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं। जनरली आप देखोगे तो हार्ड सॉलिड होते हैं। ठीक है, हार्ड सॉलिड होते हैं जितने भी मेटल हैं, एक्सेप्ट हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट मरकरी Hg जो कि कैसे स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो ऑब्वियसली ये सॉफ्ट होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या होते हैं कि हार्ड सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि एक लिक्विड होता है, मेटल होता है और लिक्विड होता है, बहुत पूछा जाता है, आपको पता होगा। अगला इसके अंदर एक हार्ड सॉलिड है। चौथा कि अच्छा, हार्ड सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। अब हार्ड होते हैं तो दे हैव हाई एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई एमपी एंड बीपी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। एक्सेप्ट हम दोबारा से लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम। एक्सेप्ट जीए का मतलब होता है गैलियम, सी का मतलब सीजियम। तो दे हैव हाई मेल्टिंग, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम दे मेल्ट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर अगर आप इनको लेके गए
तो ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, गैलियम एंड सीजियम। तो जितने भी मेटल्स हैं वो उनकी बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और कुछ एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, लाइक मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो टंगस्टन का आएगा। टंगस्टन W 3410 डिग्री सेल्सियस के आसपास टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, मेटल्स के अंदर। इतना क्लियर है? ये कुछ बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिफ्थ, दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो फ्री जो उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो लगभग सारे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा जो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है, और कॉपर है। तो सिल्वर क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम इसलिए कॉपर को यूज करते हैं, कॉपर वायर्स को घरों में यूज करते हैं। तो बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, सिल्वर एंड कॉपर। बट इसमें एक्सेप्ट आ जाता है मरकरी। मरकरी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो वो आप लिखोगे एक्सेप्ट मरकरी। अगर हम सिक्स्थ पॉइंट पर आए, डब्ल्यू टंगस्टन का सिंबल होता है। टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, यस। डक्टिलिटी में कॉपर भी आ सकता है, यस। जर्मेनियम मेटलॉइड है, हाँ, जर्मेनियम एक मेटलॉइड है। सोडियम पोटेशियम भी, जहां पर हमने लिखा था ना कि दे आर हार्ड सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, वहां पर आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एक्सेप्ट मरकरी एंड सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि सोडियम पोटेशियम भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप नाइफ से उनको कट कर सकते हैं, चाकू से आप काट सकते हैं, तो दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये पॉइंट एग्जाम्स के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के। मरकरी एक मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि इनका एक रिंगिंग साउंड होता है। इनका क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड होता है, जब इनको हीट किया जाता है तो रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। और ऑब्वियसली जो लिक्विड स्टेट में होगा, लाइक मरकरी है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे जो सॉलिड और जो सोडियम और पोटेशियम है वो भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ, नोट्स में ये सब मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स ही इसमें लिखवा रहा हूँ। तो ये है मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी अपने पास, सही है। तो ये मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, अगर इसमें कोई पॉइंट रह भी गया है तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की भी आप दो तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं, है ना। नॉन मेटल्स की भी आप दो तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं। किस तरह से, कि आप कहो कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which are not malleable, which are not ductile, they are bad conductor of electricity generally। आप ऐसे कह सकते हो कि दो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मिला करके उसकी एक डेफिनेशन तैयार करो। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि नॉन मेटल्स
द एलिमेंट्स विच हैव 5, 6, 7 or 8 electrons in their outermost shell. 8 electrons in their outermost shell. अगर हम आउटरमोस्ट शेल की बात करें तो इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये क्या करेंगे, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके पास एक ही उपाय है, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इनके पास यही तरीका है, ठीक है। ऑक्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों में ही अपने को पता है कि ऑक्टेट कभी नहीं आ सकता, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम दे हैव ड्यूप्लेट। जैसे ऑक्टेट बनाया है, ऑक्टेट बनाया है, 8 इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल हाइड्रोजन हीलियम बिकॉज दे हैव ड्यूप्लेट, ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे ऑक्टेट के। हालांकि ड्यूप्लेट का मतलब भी वही है, 2 इलेक्ट्रॉन जिससे स्टेबिलिटी आती है। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन, उससे भी स्टेबिलिटी आती है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की यहाँ बात करें तो एग्जांपल अपने पास आएगा कि एक नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। 7 का मतलब 2, 5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक ही तरीका है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। ये तरीका नहीं हो सकता है कि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो इसके पास वो तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसके पास जो तरीका है वो यही है कि ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा 2, 8। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पहले बैलेंस होते हैं, तो चार्ज क्या होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा ऐड किया है तो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो इसीलिए ओवरऑल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर, 2, 8। जैसे कि हम इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक अपने पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर के साथ 2 और 6, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 नेगेटिव बनाएगा और ये 2, 8 हो जाए, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। मींस नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड फॉर्म्स एनायन, और ये एनायन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास क्लोरीन है, क्लोरीन 17 में 287 बना रहा है, तो क्लोराइड आयन का मतलब ये क्या करेगा, 2, 8 बनाएगा। अब जैसे जितने भी कैटायन थे उनका कोई अलग से नाम नहीं आ रहा था, जैसे सोडियम आयन कह रहे थे, या एल्यूमिनियम आयन कह रहे थे, या फिर मैग्नीशियम आयन कह रहे थे। जबकि यहाँ पर जो एनायन बनते हैं, मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि एनायंस के कुछ स्पेशल नाम होते हैं, उनके नाम के पीछे IDE लगा देते हैं। नाइट्रोजन का एनायन बनाएंगे तो उसके पीछे नाइट्राइड IDE लगा देंगे, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। ये भी मैं बेसिक में आपको लिखवा चुका हूं सबसे पहले। ऑक्साइड जब हमने फॉर्मूला बनाने सीखे थे, तो ये ऑक्साइड और ये क्लोराइड। आप देख रहे हो कि यार इन सबके पीछे आपको IDE लगा हुआ मिल रहा है। लास्ट अगर मैं एग्जांपल लूं कि मेरे पास नियोन है, नियोन एक गैस है, एटॉमिक नंबर 10, 2, 8, लास्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको ये कोई आयन नहीं बनाएगा, ये अनरिएक्टिव होगा, ये नोबल गैस होगी। क्लियर, तो ये इनमें अगर हम इनके एनायंस को देखें तो इस तरह के ये एनायंस बनाते हैं जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम मेटल्स को भाई कैटायन कह रहे थे, जैसे हम मेटल्स को कह रहे थे कि वो कैटायन है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वैसे हम इनको कह सकते हैं कि एनायन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है। हाइड्रोजन और हीलियम, ये
हाइड्रोजन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उससे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना सकता है, पहली बात। बट ये है नॉन मेटल। हीलियम अपना नोबल गैस है, उसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भी अनरिएक्टिव होता है, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। तो क्या ये हम कर सकते हैं? ड्यूप्लेट का मतलब जिनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक हीलियम। अगर हम पर्टिकुलरली हीलियम की बात करें तो हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ड्यूप्लेट है। ये एक एग्जांपल है ड्यूप्लेट का, और ये भी एक नॉन मेटल है। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ये क्लियर है पहले? इज इट क्लियर? नॉन मेटल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक केमिकल डेफिनेशन की बात करें, तो बाकी फिजिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, नोट से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, ऑक्सीजन का क्या हमने लिखा? O2 नेगेटिव। बेटा आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यार ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था ना कि आयंस क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। आप O2 की अगर हम बात करें तो O2 तो एक मॉलिक्यूल हो गया ना, आयन की बात कर रहे हैं कि आयनिक फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है। मरकरी मरकरी मेटल की तरह बिहेव कर रहा है ना, मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब है वो लिक्विड, तो उसको ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्ट केसेस हैं, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा एलिमेंट्स में ऑब्वियसली हम उसको सबको एक तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉपर्टीज में डेविएशन आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन इज आल्सो नॉन मेटल। बट इसमें जो केस बन रहा है, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एटॉमिक नंबर 6 के साथ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है लास्ट। अब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसके 8 कंप्लीट हो जाए, या अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले तो इसके लास्ट में ड्यूप्लेट ही बचे। बट इन दोनों ही केसेस को ये नहीं कर सकता। ठीक है, इन दोनों ही केसेस को ये नहीं कर सकता है कि अगर हम कहें कि कार्बन 4 नेगेटिव बना दें तो ये भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन जब वो कर लेगा, अब उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 तो पहले ही थे, 4 और कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 प्रोटॉन, जो 6 एटॉमिक नंबर है मतलब प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाएगा, तो इसीलिए C4 नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। दूसरा कि C4 पॉजिटिव की अगर हम बात करें कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज ही कर ले, लूज करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए होती है, एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होती है, जिससे वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपनी शेल से बाहर चला जाए। बट 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर, मैक्सिमम हम देखते हैं कि यार एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर पाए। तो अब इसके पास ओनली ऑप्शन जो बचता है वो बचता है शेयरिंग का। और शेयरिंग से बनने वाले जो भी बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो अभी फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड वो बनाते हैं। ठीक है, बाकी ये जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से, कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक, जबकि यहां पर कार्बन बनाएगा कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो ये क्या क्लियर हो गया कि नॉन मेटल्स किस तरह से बनते हैं। बाकी जो भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक दे आर नॉट डक्टाइल, तो इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है नॉन मेटल्स की। अरे ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है,
जो आयन बनता है वो O2 नेगेटिव बनता है। ये तो यार बेसिक में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का ये O2, ये तो मॉलिक्यूल हो गया ना भाई, ये तो मॉलिक्यूल हो गया। और अगर मैं O2 नेगेटिव बना रहा हूं तो ये आयन हो गया। ठीक है। सोनोरस का मतलब जो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी मेटल को आप पीटो तो रिंगिंग साउंड आएगा ना, उसमें से कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा किसी भी मेटल को। ये भी मेटल है, देखो इसको भी आप लगाओ, साउंड आएगा। अब जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, आप उसको कर सकते हो, बट मैं दो चार चीजें बता देता हूँ यहाँ पे। लाइक नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट कार्बन, जो कि कुछ अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। लाइक ये डायमंड में मिल रहा है ना, तो डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, वो एक केस आता है। दूसरा, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट जो ग्रेफाइट होता है दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, इसको चाहे हम लिख ही लें एक एक पॉइंट, कि जनरली हम बात करेंगे तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, हीट के बैड कंडक्टर हैं। जनरली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर हैं, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन के अंदर अगर हम देखें डायमंड को, तो डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट डायमंड। और अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, यानी कि एलिमेंट तो एक ही है बट वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर क्यों होगा? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर, अभी हमने बॉन्ड वगैरह तो नहीं पढ़े हैं, बट मैं आपको बता दूं कि उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल बॉन्ड बनता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमंड सिर्फ हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट, एक्सेप्ट यहाँ पर अगेन डायमंड आ जाता है, एक्सेप्ट डायमंड विच इज वेरी हार्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, तो एक्सेप्ट डायमंड। तीसरा कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यही मेन चीज आते हैं। नॉन मेलिएबल तो ये सारे ही होते हैं लगभग, और डक्टाइल भी नहीं होते हैं, डक्टिलिटी भी इनकी नहीं होती है। तो ग्रेफाइट का ही एक मेन केस आता है। और हाँ, ये लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में। अब भाई सॉलिड के एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, गैस के एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, बट लिक्विड का सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो हर बार पूछा जाता है, अपने को याद होना चाहिए। ब्रोमीन सिंबल Br के साथ ये लिक्विड होता है, ये मेन इसमें आ जाता है। ठीक है, यही है, इसके अलावा नॉन मेटल में कुछ खास प्रॉपर्टीज है नहीं। हाँ, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है एक्सेप्ट डायमंड। फिर लगभग जितने एक्सेप्शन है डायमंड के आ जाएंगे। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है बट एक्सेप्ट डायमंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ग्रेफाइट का उससे ज्यादा होता है। प्लेटिनियम का साइन Pt, P कैपिटल T स्मॉल, प्लेटिनियम।
हाँ, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या होते हैं कि आपके पास एलिमेंट तो कार्बन ही होगा, एलिमेंट तो एक ही है, एलिमेंट तो कार्बन ही है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। डायमंड बना रहा है, ग्रेफाइट बना रहा है, फ्लोरीन बना रहा है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इसमें क्लियरिटी आई होगी। बेटा हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वाटर एक कंपाउंड हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। वाटर तो कंपाउंड हो गया। तीसरा और आखिरी मेटलॉइड के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ठीक है, मेटलॉइड क्या होते हैं कि दे हैव बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बोथ प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं, दोनों प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की। बोथ प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की होती हैं। कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन, एसआई, जर्मेनियम, जीई, गैलियम। ठीक है, और आर्जेनिक, एंटीमनी। आर्जेनिक एस होता है, एंटीमनी एसबी होता है। तो भाई ये कुछ मेटलॉइड आते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इनमें मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। सेमी मेटल्स भी इनको कहते हैं। सिलिकॉन जैसे आपके चिप्स में यूज किया जाता है, जो मोबाइल चिप होती हैं वहां पर सिलिकॉन का यूज आता है, सेमी मेटल्स भी इनको कहते हैं। तो ये मेटलॉइड, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमने एलिमेंट खत्म किया है। जब हम पिछला जो आप क्लासिफिकेशन देखो उसके अंदर प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट हम पूरी खत्म कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस फर्स्ट चैप्टर में, एंड मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सेकंड चैप्टर के अंदर। अब अपने को पढ़ना है कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो एलिमेंट, गैलियम, कुछ गैलियम को ये तो हटा दो, क्योंकि कुछ इसमें से क्या होते हैं कि आपके ट्रू सेंस में मेटलॉइड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरीके से गैलियम नहीं आएगा, उसको हटा दो। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, बोरोन, उनको लिख लो। अब अगर हम आगे इसमें बात करें, कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड के कुछ बेसिक मैंने आपको बातें बताई। अब कंपाउंड को डिटेल में देखते हैं। देखो एलिमेंट में कुछ खास है नहीं, एलिमेंट में सिंपलेस्ट एंड बेसिक फॉर्म होती है किसी भी प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है उसका बिल्कुल सिंपलेस्ट एंड बेसिक फॉर्म एलिमेंट होगा। आप एलिमेंट को डिवाइड करके उससे छोटा कुछ नहीं बना सकते। मेरे पास एक आयरन रॉड है, मैं उसको डिवाइड करके और छोटा उसमें से कोई नया चीज नहीं निकाल सकता, मिलेगा मुझे आयरन ही। अगर मैं 2 kg का ब्लॉक लूं या 2 ग्राम का लूं या फिर 2 एटम ले लूं, मुझे हर एक में आयरन के एटम्स ही मिलेंगे। बट कंपाउंड में क्या है कि मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स या मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी बनती है कि कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस में, मेन की पॉइंट लिख रहा हूं, कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर देन टू और मोर देन 2 type of elements
टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, किस तरह से वो प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। फिक्स्ड प्रपोर्शन का मतलब उनका एक फिक्स रेशियो होगा, उनका हमेशा एक फिक्स रेशियो रहना चाहिए कंपाउंड के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल यहाँ पर उठा लें, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाटर H2O, इसमें आप देखते हो कि यार बाई वॉल्यूम इनका रेशियो क्या बनेगा, बाई वॉल्यूम इनका रेशियो 2:1 बनेगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 2:1 बाई वॉल्यूम बना, ठीक है। और बाई मास इनका जो रेशियो बनेगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 1:8 इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन गया। तो बाई वॉल्यूम वाटर हमेशा 1:2 में एग्जिस्ट करेगा, बाई मास ये 1:8 में एग्जिस्ट कर रहा है। ये होता है फिक्स प्रपोर्शन बाई मास। जैसे कि CO2 में अगर आप देखो बाई वॉल्यूम कितना, हमेशा बाई वॉल्यूम इसका रेशियो फिक्स होगा 1:2, और बाई मास इसका रेशियो फिक्स होने वाला है कि बाई मास कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, यहाँ पे 40, यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है, अभी हम इंपीरिकल फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूला के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो होता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूं कि ये कोई इंपीरिकल नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर, सही है ना, 3:8 में आ जाएगा, क्लियर है। तो H2O एंड CO2 हम बना सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपाउंड जहां पर 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट वो फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं, चाहे बाय मास या बाय वॉल्यूम हम उसको लेना चाहें। जैसे अमोनिया है NH3, तो 1:3 में बाय वॉल्यूम ये प्रेजेंट है, बाय मास में नाइट्रोजन 14 और ये 3 ग्राम, ये बाय मास आ गया, ठीक है। इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो ये कह सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कंपाउंड में इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएंगे। अब कंपाउंड जिनका एक फिक्स रेशियो होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, उसी को कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर्स का कभी भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं आएगा। अब देखना इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखना कंपाउंड की अगर हम डिटेल में प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी कंपाउंड की। कंपाउंड आपको हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा। मैं की पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, लाइक फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स रेशियो की अगर हम बात करें, तो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास बाय वॉल्यूम आपको हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने वाला है। दूसरा, आपको हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज हैं बाय मास या बाय वॉल्यूम। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे, दूसरा कि हैव फिक्स्ड MP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेरे पास वाटर है तो ये क्लियर है कि अगर वो वाटर प्योर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा, और अगर वो प्योर वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी काम में ला सकते हैं कि अगर आपके पास एक सैंपल ऑफ वाटर है और आपको पता करना है कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, तो आप उसको बॉईल करो। अगर वो एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है, मतलब वो एक प्योर वाटर का सैंपल है। तो है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा? बिकॉज इनके
इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, जबकि अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, देखो मैं आपको दोनों की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, कंपाउंड की भी मिक्सचर की भी, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कंपाउंड और मिक्सचर दोनों की प्रॉपर्टीज। कंपाउंड का तो फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, कंपाउंड का फिक्स प्रोपोर्शन है, मिक्सचर का कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिमोनेड वाला एग्जांपल आपको बताया था, आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, कभी फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स का कभी भी फिक्स नहीं होता है। आपने लिमोनेड बनाया, क्या लिमोनेड का कोई, मैंने 10 बच्चों को लिमोनेड बनाने के लिए कह दिया, अब ऑब्वियसली वो 10 के 10 अलग अलग प्रोपोर्शन में लेमन जूस और वाटर को मिलाएंगे। अगर अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट आएगा, जबकि यहां पर सेम आता है। ठीक, तीसरा, और अभी के लिए लास्ट में इसको बता रहा हूं कि अपना ये बन सकता है कि दे फॉर्म्ड बाय, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। ऐसे रैंडम नहीं बनते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर मैं यहां पर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, तो एग्जांपल इसका, जैसे हमने H2 को मिलाया, H2 गैसेस फॉर्म में थी, प्लस O2 भी गैसेस फॉर्म में थी। H2 गैसेस फॉर्म में थी, O2 भी गैसेस फॉर्म में थी, और इससे क्या बना, इससे बना वाटर, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो दो, ये एक कंपाउंड है, ये अब मिक्सचर नहीं बन सकता, ये डेफिनेटली एक कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं, जब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे और केमिकली रिएक्ट करेंगे तो उससे एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, दैट इज कंपाउंड। केमिकली रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। बट अगर मैं मिक्सचर को भी यहां पर कंपेयर करूं, तो मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं नोट करके लिखूं मिक्सचर्स में, तो मिक्सचर्स में ये कंडीशन नहीं है। मिक्सचर्स कैसे बने कि जैसे मैंने वाटर प्लस लेमन जूस मिलाया, वाटर प्लस लेमन जूस, मैंने लिमोनेड बनाया, नींबू पानी। अब लिमोनेड बनाया है, तो क्या इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, वाटर और लेमन जूस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। मतलब इसको मिलाने के बाद भी मेरे पास क्या मिलेगा, यही मिलेगा, वाटर प्लस लेमन जूस। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं लिमोनेड। मतलब पहले भी ये लिमोनेड था मिलाने के बाद, और अभी भी ये लिमोनेड है मिलाने के बाद। मतलब कोई चेंज नहीं आया, पहले भी ये मिक्सचर था और बाद में भी ये मिक्सचर ही है। जबकि यहाँ पर दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है और उससे कंपाउंड बनता है, अनदर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है? तो दो प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया, तीसरा एक प्योर सब्सटेंस निकल के आया। जबकि मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं है, आपने दो प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया, बट मिलाने के बाद भी वो दोनों के दोनों लिमोनेड के फॉर्म में, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो इतना आई थिंक इसमें क्लियर है आज। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि इन तीन प्रॉपर्टीज को आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड किस तरीके से बन रहे हैं। मिक्सचर्स को भी मैं साथ में करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग पाए। लेटेंट हीट के बाद के नोट्स भेजने हैं, ठीक है? हाँ, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है भाई, तो इसको जो भी अब ये रहता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, और इसमें से लिखना है तो ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर ही न्यूक्लियस होता है।